गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू आईएफएस एप्टीट्यूड चैनल। आप देख रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड का फिफ्थ लेक्चर। हमने लास्ट वीक जो डिस्कस किया था डाटा एनालिसिस डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंडिंग द एक्स डिस्कस करें। तो आप जल्दी से आ जाइए जिससे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। फाइंडिंग द एक्स चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाइंडिंग द एक्स ऐसा होता है जैसे इक्वेशन दिया हुआ है, उसका हमें इक्वेशन बनाना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर एज प्रॉब्लम्स जो होती है, एज प्रॉब्लम से हम जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें तो इक्वेशन बनती है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फाइंडिंग द एक्स चैप्टर हम 3 टाइप्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। फर्स्ट डे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कभी डायरेक्ट नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, पर ऐसा होता है कि जैसे भी कोई भी प्रॉब्लम है हमें, हम उसकी एक इक्वेशन बनाते हैं तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाती है। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल एप्टीट्यूड सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को इस लेक्चर के बारे में बता सकते हैं। आप जल्दी से आ जाइए। गुड आफ्टरनून चंद्र प्रकाश मीना। गुड आफ्टरनून सुमन, पंकज, गगनदीप, सागर, सुप्रिया, विनय, संजय, रोशनी। गुड आफ्टरनून टू ऑल। होपफुली आपने लास्ट वीक के सारे लेक्चर्स देखे होंगे, आपने डाटा एनालिसिस किया होगा, डाटा एनालिसिस के क्वेश्चंस भी ट्राई किए होंगे और कॉन्टेस्ट भी दिया होगा। आज भी हम फाइंडिंग द एक्स का डिस्कशन के बाद आपका कॉन्टेस्ट 4 एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप वो भी जाकर दे सकते हैं। कल हम कॉन्टेस्ट के विनर्स अनाउंस करेंगे और कॉन्टेस्ट 4 का डिस्कशन करेंगे। तो आप जल्दी से आ जाइए, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं जनरल एप्टीट्यूड लेक्चर 5। ओके, तो जैसे हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम इसका बेस जानते हैं कि ये आया कहाँ से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई कहाँ से है। ओके, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल जानते होंगे कि पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, करेक्ट। हम पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं और फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन होती है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी टॉपिक्स पे आती है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल काफ़ी कम आती है, तो हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यहीं पर डिस्कस कर लेंगे एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स में ऐसा होता है कि क्वेश्चन दिया होगा, वो वर्ड प्रॉब्लम होगा, उस क्वेश्चन से आपको एक इक्वेशन बनानी होगी जो 2 वेरिएबल में बन रही होगी, चाहे डिस्टेंस स्पीड के क्वेश्चंस हो, सब में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी आते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, करेक्ट। तो पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री की जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारी ऐसे होती है। करेक्ट, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an(x की पावर n इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो जो ये क्वेश्चन, ये अगर हम सिर्फ इसको देखते हैं, इक्वल्स टू 0 को हटा देते हैं, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ओके, और अगर हम इक्वल्स टू 0 लगा देते हैं तो ये हमारी इक्वेशन है। ओके, यही डिफरेंस है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में। अब अगर हम बात करें कि इसके कितने रूट्स होंगे, इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे, तो जितना हाईएस्ट डिग्री होता है, ठीक है, जैसे इसमें हमारा हाईएस्ट डिग्री कितना है, n है, x की हाईएस्ट डिग्री कितना है, n, तो इसके कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे।
ओके। सिमिलरली इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक, उससे आवाज क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, पहले हम n इक्वल्स टू 1 के लिए देखो आप, अगर हमारा n इक्वल्स टू 1 है, ठीक है ना, n इक्वल्स टू 1 के लिए जो हमारा क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, a नॉट प्लस a1 x इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो a नॉट प्लस a1 x जो है ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है ऑफ 1 डिग्री का। करेक्ट, पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री। अब अगर मैं इसे इक्वल्स टू 0 कर देती हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इक्वेशन। तो ये क्या बात हुई हमारी एक लीनियर की, जब हमारा n इक्वल्स टू 1 होगा, कोई भी पॉलिनोमियल है उससे हमने उसको रिड्यूस किया जब n इक्वल्स टू 1 लेते हैं हम। करेक्ट, तो हमने n इक्वल्स टू 1 लिया तो लीनियर इक्वेशन बना। ओके, और ये अगर हम इक्वल्स टू 0 नहीं लेते हैं, इक्वेट नहीं करते हैं, तो वो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री होगा। अब जो हमारा इक्वल्स टू 0 किया तो इक्वेशन होंगे। अब आई रूट्स की बात, मैंने क्या बोला था, कितने रूट्स होते हैं, जितने हमारे इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारी, x की कितनी हाईएस्ट डिग्री है, 1 है यहाँ पर, तो x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 है। ठीक है ना, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 1 रूट इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, हमारे लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अगर हम n इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। ओके, n इक्वल्स टू 2 लेने पर देखो आप क्या होता है, a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा कि n इक्वल्स टू 0 होगा, n इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, अगर हमारा इक्वल्स टू 0 नहीं होता तो ये हमारी हो जाती है पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री, और अगर इक्वेट कर देते हैं हम तो ये हमारी इक्वेशन हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं जिसको। करेक्ट, अब इसमें भी हम रूट्स कितने होंगे, जितना इसका x की हाईएस्ट डिग्री होगी। x की यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पर देखो x की पावर 0 है, यहाँ पर x कितना है, 1 है, यहाँ पर x कितना है, 2 है, तो इससे कितने रूट्स पॉसिबल हैं, 2। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मैक्सिमम रूट्स पॉसिबल होते हैं वो कितने होते हैं, 2। तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आर पॉसिबल। ओके, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहाँ से इनिशिएट हुआ, इसका पॉलिनोमियल से इनिशिएट हुआ। पॉलिनोमियल को हमने इक्वेट कर दिया तो वो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाती है। फिर हमने n को वेरी कराया कि n इक्वल्स टू 1 लिया, n इक्वल्स टू 2 लिया। अगर n इक्वल्स टू 1 होता है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है, n इक्वल्स टू 2 होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। करेक्ट, अब हम आगे देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, हम जो लीनियर इक्वेशन होती है या तो लीनियर इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपको क्या करना होता है, इक्वेट करना होता है। जैसे हमारा a1 x इज इक्वल्स टू a नॉट इक्वल्स टू 0 आया, तो बस आपको यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, आप कैसे निकाल सकते हैं, a1 x इज इक्वल्स टू माइनस a नॉट, x इज इक्वल्स टू माइनस a नॉट अपन a1, तो इजीली आप इक्वेट करके निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या आया, अब n इक्वल्स टू 2 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म fx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या होती है, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, where a b c are all real and a is not equals to 0। जो सारे ये a b c होते हैं ये सब हमारे रियल होते हैं एंड a is not equals to 0। b और c हमारा 0 हो सकता है पर a is not equals to 0। क्यों, अगर मान लो आप a is equals to 0 हो गया तो क्या बनेगा, bx plus c बन जाएगा।
इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये क्या बन जाएगी हमारी, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। करेक्ट, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, इसलिए इन्होंने मेंशन किया है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0। करेक्ट, तो यहाँ पर हमारा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड x इज एन अननोन वेरिएबल। करेक्ट, द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग fx इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड इट्स रूट्स। जो भी हमारे रूट्स होंगे, जैसे अल्फा और बीटा मैंने माना कि वो हमारे रूट्स हैं किस इक्वेशन के, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं। तो क्या होगा कि जब हम मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं 2, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। और क्या देखा था कि जो a है हमारा यहाँ पर, ये कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारी जो इक्वेशन बचेगी वो हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब b और c हमारा 0 हो सकता है, क्यों हो सकता है, अगर b और c हमारा 0 हो जाते हैं तो ax स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होगा ना। तो ये भी तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होना चाहिए, तो इसमें है हमारा हाईएस्ट डिग्री 2। करेक्ट, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग fx इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड इट्स रूट्स। रूट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी हमारे रूट्स आएंगे, या जैसे मैंने लेट कर लिया कि अल्फा बीटा मेरे रूट्स हैं, अल्फा बीटा मेरे रूट्स हैं इस इक्वेशन के, इस जनरल इक्वेशन के, तो ये अल्फा बीटा हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, कि अगर मैं इस अल्फा को इस इक्वेशन में रखती हूँ तो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। सिमिलरली फॉर b, ओके, सिमिलरली फॉर b, अगर मैं बीटा, अगर इस बीटा को मैं इस इक्वेशन में रखती हूँ तो मेरा इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो आप कि मैं बोल रही हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आपसे कभी डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि आप इसका रूट्स बताइए ऐसे, पर क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है ना, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स होती है उनमें काफ़ी बार जो हमारी इक्वेशन बनती है वो कौन सी बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, या तो हम नॉर्मली फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, इसको जो बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, अब जो हमारा मेन होता है ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, बी क्या है यहाँ पर, वेरिएबल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इससे हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि इस डिस्क्रिमिनेंट का कितना यूज़ है। इस डिस्क्रिमिनेंट से हम नेचर बता सकते हैं रूट्स का, कि रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजनरी होंगे, रैशनल होंगे, इरैशनल होंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ये डिस्क्रिमिनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये रूट्स को फाइंड करने में भी इसकी कैलकुलेशन यूज़ होती है। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका मैंने बताया आपको कि कितने रूट्स होते हैं, 2 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 होती है। करेक्ट, तो अब वो रूट्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और इमेजनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड ये है कि हमें वो रूट्स फाइंड कैसे करने हैं। या तो नॉर्मली आपको पता है कि हम ऐसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, कैसे फैक्टराइज करते हैं कि हम ऐसे 2 फैक्टर ढूंढते हैं कि जिनका सम करने से तो हमारा b आए और उन दोनों के प्रोडक्ट से हमारा ac आए। ठीक है ना, आप जैसे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, अब हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, तो कैसे करेंगे, आप देखो 6 के कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम, 3 और 2। ठीक है ना, अब हमें ऐसे 2 फैक्टर देखने हैं कि जिनका प्लस करने से हमें 1 मिले और जिनका इंटू करने से हमें 6 मिले। ठीक है ना, तो क्या हो सकते हैं वो, 3 और 2 हो सकते हैं ना, 3x माइनस 2x माइनस 6। देखो प्लस करती हूँ मैं इनको, 3 माइनस 2 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 3 इंटू माइनस 2 करती हूँ तो माइनस 6 मिलेगा। ठीक है ना, तो हम ऐसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं, पर कभी कभी होता है कि इक्वेशन थोड़ी टिपिकल दे देते हैं, या फिर हमारी इरैशनल की फॉर्म में दे देते हैं, या फिर फ्रैक्शंस की फॉर्म में दे देते हैं। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपॉन 2
ए। ये डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। बी क्या है हमारा, बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अब आप आगे देखो कि a प्लस रूट बी इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इट्स अदर रूट इज a माइनस रूट बी। अगर आपको पता ही है कि जब हमारा रूट हटता है तो प्लस माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे रूट है तो उससे आगे अगर a प्लस रूट बी हमारा रूट है तो a माइनस रूट बी भी हमारा रूट होगा इक्वेशन का, तो ये भी हमारा पॉसिबल है। नेक्स्ट जो आएगा ये हमें सिर्फ इक्वेशन से पता चलता है। ठीक है, इस इक्वेशन के मैंने रूट्स कंसिडर कर लिए अल्फा एंड बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा हमारा, सी अपॉन ए। करेक्ट। बी क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और माइनस का साइन। यहाँ पे क्या है, सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो आपका जो सम ऑफ रूट्स है वो कैसा होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, अब जो मेन आता है ये है कि हमारे पास रूट्स हैं, हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करें। ठीक है, तो अगर आपके पास ये रूट्स हैं, आपको इक्वेशन बनानी है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस आएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा बीटा हमारे रूट्स हैं तो उनका सम कर देंगे तो हमारी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की टर्म आ जाएगी, प्लस जो हमारे रूट्स दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारी कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी रूट से। ओके, तो ये आपको काफ़ी यूज़ होता है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपको एक बार याद कर लेना है, या फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली एक बार में ही पता लग जाएगा कि आपको कैसे रूट से कैसे इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट का क्या यूज़ होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या बोला मैंने, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। करेक्ट, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको निकालने के बाद आपकी काफ़ी सारी कंडीशंस आ जाती हैं कि d हमारा 0 भी हो सकता है, d हमारा ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और लेस देन के 0 के लिए इमेजिनरी रूट्स आते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि अगर हमारा d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है विद द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड द नेचर ऑफ टू रूट्स डिपेंड्स ऑन दिस डिस्क्रिमिनेंट। जो हमारे नेचर होता है, नेचर ऑफ रूट्स होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट, तो आप देखो कि अगर हमारा d इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, क्या हो जाए, d इज इक्वल्स टू 0। मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b क्या है यहाँ पे 4, b क्या है हमारा x का कोफिशिएंट है, तो कितना होगा 4 स्क्वायर माइनस 4। a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो क्या है यहाँ पर 1। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या है 4, तो कितना बना 16 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो हमारा इसका डिस्क्रिमिनेंट आया है वो 0 आया है। ठीक है, अगर आप देखो कि अगर आप इसको फैक्टराइज भी करते हैं तो ये कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। ठीक है ना, कि दो टर्म ऐसे लेने हैं जिनका प्लस करके 4 आए, इंटू करके भी 4 आए, तो हमने क्या लिया 2x प्लस 2x लिया, x को कॉमन लिया 2 प्लस 2x प्लस 2, तो जो हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर आया। ठीक है, तो इसका रूट क्या बनेगा -2। ठीक है, पर अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप बोलोगे कि इसके रूट्स तो 2 होने चाहिए थे, पर यहाँ पर 1 आया है ना। पर क्या देखो, ये भी तो देखो कि जो 2 आया है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो इसके रूट्स जो होंगे वो सेम होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जब हमारा d इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तब हमारे रूट्स जो होंगे वो रिपीट होंगे, रिपीटेड विद मल्टीप्लिसिटी। मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लिसिटी 2 है,
ठीक है ना। तो इसके रूट्स सेम होंगे 2 बार, -2 इसके रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। तो वही है, रियल होंगे रूट्स हमारे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 होंगे पता था, पर हमारा सिर्फ यहाँ से क्या आया, -2 आया। अब आप ये बोल सकते हैं ना कि हमारा रूट तो एक ही आया, पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर x+2 का होल स्क्वायर था, मतलब जो x+2 2 बार आ रहा था, ये टर्म हमारी 2 बार आ रही थी। ठीक है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। करेक्ट। सेकंड देखो, रियल, अनइक्वल एंड रैशनल व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारा d इज ग्रेटर देन 0 है और d इज परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे एंड रैशनल होंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका अगर इक्वेशन में ये लेती हूँ, ठीक है, क्या लिया, 3x² - 10x + 3। ठीक है, आप इसका अब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, b² - 4ac 10, ठीक है, माइनस भी लगा लीजिए, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा। 4 × 3 × 3 100 हो जाएगा। 36 = 64। अब आपको पता है ना कि 64 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, इसका 8 का। ठीक है, तो आपकी साइज सेटिस्फाई कर रहा है कि 8 ग्रेटर देन 0 भी है, d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो अब रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे। ठीक है, आगे देखो, रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 बट d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि देखो, आप इसमें देखो, जब आप x ऐसे वाला फॉर्मूले से निकालेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकालेंगे, तो आपका क्या फॉर्म बनेगा, यहाँ पे भी आपका कुछ रख सकते हैं और √d से भी बाहर वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या आ रही है, -b कितना है, -10, -b = -10, तो b = 10 हो गया। करेक्ट। 10 ± √d कितना है, d हमारा 64 है, तो √64 कितना होगा, 8/2, a कितना है, 3, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा आएगा ये अनइक्वल आएगा, क्योंकि एक प्लस में आ रही है वैल्यू, एक माइनस में आएगी। मतलब कैसे करेंगे, 10 + 8/6 = 18/6, एक 3 आएगा, और एक जो आएगा वो कितना आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुए, इक्वेशन रियल हुए, अनइक्वल हुए एंड रैशनल हुए। सिमिलरली अगर d हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हमारा जो ये √d की वैल्यू है ये रूट में लिखी जाती, तो जो हमारा रूट्स हो जाते हैं वो कैसे बनते, इरेशनल बनते। तो वही है कि रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और इरेशनल होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि अगर d इज लेस देन 0, इमेजनरी वाले काफ़ी कम बनता है, पर आप फिर भी एक बार देख लीजिए कि इमेजनरी रूट्स का पॉसिबिलिटी है। आपको अगर रूट्स भी फाइंड आउट नहीं करने को बोलेगा, अगर आपका d इज लेस देन 0 बोला और उसने बोला कि रूट्स कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इमेजनरी रूट कब होता है, जब हमारा d लेस देन 0 हो जाता है, मतलब d हमारा नेगेटिव में हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका मैं अगर बना हूँ x² + 4x + 5, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, d = b² - 4ac, b², 4 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 5, 16 - 20 = -4। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, पर यहाँ पर माइनस भी आ रहा है ना। यहाँ पर बात किसकी हुई है, d इज लेस देन 0 की, कि कब हमारे इमेजनरी रूट्स होंगे, जब d इज लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा d लेस देन 0 है, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशंस, ये कंडीशंस याद रखनी है कि कब हमारा रूट रियल होगा, इक्वल होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा या इमेजनरी होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन 1, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। पहले तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 2 होंगे। ठीक है ना, क्यों होते हैं 2 रूट्स, क्योंकि उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। तो लेट कर कंसिडर, मैंने अगर कर लिया कि कंसिडर रूट्स बी R1 एंड R2। ठीक है, मैंने रूट्स कंसिडर कर लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कि R1 और R2 है, क्योंकि मुझे रूट्स नहीं पता यहाँ पर कि क्या होंगे। करेक्ट,
तो अब हमें इक्वेशन देखनी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे बोला कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अगर मैं उन दोनों के जो रूट्स हैं उनका सम कर देती हूँ तो सम को कैसे लिखूंगी, R1 प्लस R2। यहाँ पे इज दिया हुआ है तो इक्वल्स टू का साइन लगाया, ठीक है। 5 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा, उसने बोला कि 5 कम है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स R1 R2 माइनस 5, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इक्वेशन बनानी है अब हमें। इफ वन रूट इज वन मोर देन द अदर रूट, अगर एक रूट जो है वो अगले रूट से एक बड़ा है, मतलब अगर हमारा R1 4 है तो R2 5 होगा, ये बोल रहा है ये। तो इसको हमें कैसे लिखना है, इक्वेशन में लिखना है कि R1 इज इक्वल्स टू R2 प्लस 1, करेक्ट। तो ये हमारी क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई। ओके, अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करना है। R1 की आपके पास वैल्यू आ गई है ना, तो ये क्या करना है आपको, इसमें पुट करनी है। तो देखो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R1 R2 माइनस 5 है, तो मैं R1 की जगह क्या डाल रही हूँ, R2 प्लस 1, R2 एज इट इज, R1 की जगह R2 प्लस 1, R2 एज इट इज माइनस 5, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2R2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर प्लस R2 माइनस 5, ठीक है ना। अब देखो कि हमारी यहाँ पर फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो आप देखो कैसे होगा, R2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 5, माइनस R2 को मैं इधर ले आई, 2R2 माइनस 1, तो ये कितना बनेगा, R2 स्क्वायर माइनस R2 माइनस 6। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व तक कैसे कर सकते हैं, या तो हम सीधाचार्य से कर सकते हैं, पर ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा। हम इसको तो डायरेक्ट भी फैक्टराइज कर सकते हैं ना, क्योंकि ये नॉर्मल एक इक्वेशन है ना, कोई इसके जो सारे कोफिशिएंट है वो भी हमारे इंटीजर्स हैं, कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे करोगे आप, कि हमारे ऐसे दो फैक्टर्स कि उनका प्लस करने पे हमारा -1 आए और इंटू करने पे -6 आए, तो कैसे करेंगे, देखो -3R2 प्लस 2R2 माइनस 6, ठीक है ना। अगर मैं -3 इंटू 2 करती हूँ तो -6 आता है, -3 प्लस 2 करती हूँ तो क्या आता है, -1 आता है। तो अब देखो आप, ठीक है, बस आपको क्या करना है, R2 प्लस 2 R2 माइनस 3। तो यहाँ से आपके जो इक्वेशंस आई, जो दो इक्वेशंस हैं वो दोनों को इक्वल्स टू 0 रखना होगा। R2 को मैं एक बार 0 रखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, R2 इज इक्वल्स टू -2 मिल रहा है एक। अब दूसरी इक्वेशन को, दूसरी टर्म को मैं 0 रखती हूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, R2 इज इक्वल्स टू 3 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा R2 एक वैल्यू ये आई और एक वैल्यू ये आई। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में भी हमारी दो वैल्यूज दी हुई हैं, कि मतलब ये है कि दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अगर मेरा R2 -2 होता है तो R1 कितना होगा, एक बड़ा होगा, तो -2 प्लस 1 किया तो कितना, -1 आया। अगर मेरा R2 3 है तो R1 कितना होगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। आप क्वेश्चन में रीड करो, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट रूट्स का, ठीक है। अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 2, कि अगर जब R2 -2 है तो R1 -1 है, तो अगर मैं R1 R2 करती हूँ तो -2 -1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन इस वाले केस में, केस सेकेंड में, जब हमारा R2 3 है और R1 4 है तो क्या होगा, R1 R2 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो आपकी कितनी पॉसिबिलिटी आई है, 2 पॉसिबिलिटियां ही हैं, 2 और 12 की जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हैं वो क्या क्या पॉसिबल है, 2 और 12 पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है।
तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको क्वेश्चन से इक्वेशन फ्रेम करनी थी और उस जो इक्वेशन बनी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, हमें उसको सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द इक्वेशन इफ द रूट्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमें कोई भी रूट्स दिए हुए हैं और हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है। देखो, इक्वेशन को निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि क्या होता है, सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास यहां से हमें क्या क्या निकालना है, रूट्स है हमारे पास, करेक्ट। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले सम ऑफ रूट्स निकालना होगा एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होगा। ठीक है, अब आप देखो कि हमें ये इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं b एंड q, तो आप इसका क्या यूज कर सकते हो। ठीक है ना, क्या यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो आप यहां से देखो इसके रूट्स इतने p एंड q है, तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट, इनका सम निकालती हूँ, सम ऑफ रूट्स का निकालती हूँ, वो क्या होता था, माइनस b अपॉन a होता था, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा माइनस एज इट इज आया, b कितना है, माइनस b है। ठीक है, तो माइनस b, a कितना है यहाँ पे 1 है, 1, तो कितना आ गया p प्लस क्यू, b आया, करेक्ट। तो b प्लस क्यू, यहाँ से b आ गया। अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, वो क्या होता है, c अपॉन a, c कितना है, c है यहाँ पर, a कितना है 1, तो c। अब आपका पी क्यू भी आ गया। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन के, क्योंकि जो रूट्स थे उनकी टर्म्स यहाँ पर भी है, तो कुछ ना कुछ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, इन दोनों को पहले ऐड कीजिए, पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स, एक रूट हमारा क्या है, पी क्यू प्लस क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, तो p से p कैंसिल होगा, q से q कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 2pq बच रहा है। आपके पास 2pq की वैल्यू है आपके पास, क्या है, c। ठीक है ना, तो यहां से आपका क्या आ गया है, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अभी हम फाइंड करेंगे, हमारी जो वैल्यू आई है सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई है, तो माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है 2cx। ठीक है, अब आप या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कीजिए या ऑप्शन में देखिए किस किस में हमारा 2cx गिवन है। अब यहाँ पे 2bx है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे भी 2b है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इस वाले में देखिए आप, यहाँ पर 2 है, 2bx भी है और 2cx भी है, पर हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, जो हमारा इक्वेट किया हमने, जो इक्वेशन निकाली, उसमें सिर्फ माइनस 2cx आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। पर हम फिर भी एक बार क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। कैसे होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू। अब आप देखो कि आप इसको कैसे सॉल्व करें कि हमारे पास सिर्फ 2 ही तो वैल्यू है ना, पी क्यू की है और पी प्लस क्यू की है, तो हमें इसको ऐसे ही ब्रेक करना है। ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या बनेगा, पी क्यू का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ पर बीच में क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो इस माइनस को भी कॉमन ले लेती हूँ अगर मैं, और फिर क्या बचेगा अंदर, पी प्लस क्यू बचेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू है आपके पास सी का होल स्क्वायर, पी प्लस की क्यू की भी वैल्यू है बी स्क्वायर, तो क्या आ गया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, करेक्ट। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7 मॉड एक्स माइनस 18 इक्वल्स टू 0।
एक बार आप सभी ट्राई कीजिए और इसका आंसर बताइए कि कितना आंसर आएगा, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एक बार आप ट्राई कीजिए, काफ़ी इजी है। बस आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर मॉड एक्स गिवन है। मॉड एक्स जब भी गिवन होता है तो हमें क्या ब्रेक करना होता है, इक्वेशन को दो फॉर्म में ब्रेक करना होता है। एक माइनस कि अगर x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा x आएगा, और x इज लेस देन 0 होगा तो माइनस x निकलेगा बाहर। ठीक है, तो यही बस आपको करना है इक्वेशन में। ठीक है, देखते हैं हम केस 1 बना के देखते हैं। केस 1 कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 है तो फिर क्या बनेगा केस। ठीक है, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7, तो मॉड x से बाहर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि x ऑलरेडी हमारा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो 7x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। केस 2, व्हेन x इज लेस देन 0, तो वो हमारी वैल्यू किस में होगी, नेगेटिव में वैल्यू होगी। ठीक है, तो मॉड x से बाहर जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे आएगी, नेगेटिव x माइनस x आएगी। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। बस आपको अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता है इसके कितने कैसे रूट्स होते हैं, 9 और 2 होता है। ठीक है, अब हमें 9 2 को ऐसे ब्रेक करना है कि उसको हम ऐड करें तो 7 आए और इंटू करें तो 8 आए, 18 आए। ठीक है, और दोनों के साथ माइनस भी आए। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18। ठीक है, माइनस 9 प्लस 2 किया तो माइनस 7 आया, माइनस 9 इंटू 2 किया तो माइनस 18 आया। करेक्ट, तो ये सही हो गया। तो x माइनस 9 प्लस 2 x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना हुआ, x प्लस 2 और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या क्या रूट्स आ गए आपके, इसको पहले मैंने इक्वल्स टू 0 पुट किया तो कितना हुआ, x माइनस 2 हुआ। इसको इक्वल्स टू 0 पुट किया तो कितना हुआ, x इक्वल्स टू 9 हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या क्या आया आपके, x इक्वल्स टू माइनस 2 आया और x इक्वल्स टू 9 आया। करेक्ट। अब आप देखो कि हमने क्या कंसिडर किया था कि x हमारा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पर आपका x नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, और हमारा सिर्फ यहाँ से एक आया, x इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, नेग्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि हमने कंसिडर किया था केस 1 में कि x हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा, लेस देन नहीं पॉसिबल है। तो हम जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देंगे या नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। सिमिलरली फॉर केस 2, हमें ऐसा फैक्टराइज करना है कि हमारा प्लस करें तो प्लस 7 आए और इंटू करें तो माइनस 18 आए। तो कैसे करेंगे आप, 9x माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 9 माइनस 2 x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। फिर x माइनस 2 लिखा और x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो, अगर मैं x माइनस 2 को इक्वेट करती हूँ 0 से तो मेरा x इक्वल्स टू 2 आता है, और x प्लस 9 को इक्वल्स टू 0 करती हूँ तो मेरा x इक्वल्स टू माइनस 9 आता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरी क्या वैल्यूज आई, दो वैल्यूज आई, x इक्वल्स टू 2 आया और x इक्वल्स टू माइनस 9 आया। और इस केस में हमने क्या लेट किया था कि x हमारा लेस देन 0 है। करेक्ट, क्या लेट किया था कि x लेस देन 0 है, हमारी ग्रेटर देन वाली 0 वैल्यू वाली, जो भी x हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो हम वो वाली वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। करेक्ट, तो यहाँ पे x लेस देन 0 है, तो ये जो x इक्वल्स टू 2 है ये पॉसिबल नहीं है, इसको हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 9 आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, कितने रियल सॉल्यूशन होंगे। अगर आप इन दोनों को नेग्लेक्ट नहीं करते तो आप 4 बोल देते, पर हमें ये तो नेग्लेक्ट करने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमने केस ही कंसिडर उससे करे हैं कि एक बार x इज ग्रेटर देन 0 लेना है और एक बार x इज लेस देन 0 लेना है। तो एक रियल सोल्यूशन इस केस से आया और एक रियल सोल्यूशन इस केस से आया। 9 और माइनस 9 ये दो सोल्यूशन है सिर्फ इस इक्वेशन के। ठीक है, रियल सिर्फ ये सोल्यूशन है, तो हमारे जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2। ठीक है,
दो रियल सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनका नेचर बताना है। ठीक है, जो भी हमने सारी स्टार्टिंग में चीजें देखी हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कैसे इक्वेशन को फॉर्म करना है, वही सब हम क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि हमें उन सबको कैसे क्वेश्चंस के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए क्या बोला था कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 होगा तब भी रियल आएगा, इक्वल होगा तब भी इक्वल रूट्स होंगे, पर होंगे तो रियल ना। करेक्ट, तो हम क्या कंसिडर करना है कि हमें इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका, और वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेना है। ठीक है, अब आप देखो इसमें, इस इक्वेशन में तो आपको डायरेक्ट ही दिए हुए हैं रियल रूट्स, x इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है और x इज इक्वल्स टू 5/2 दिया हुआ है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा रियल रूट्स के लिए। तो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपको ये दिख भी रहा है साफ कि इसके फैक्टराइज हो रहे हैं, और वो भी जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल आ रहे हैं। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या बताता है, रूट्स का नेचर ही बताता है ना कि रूट्स कैसे आएंगे। अगर आपके पास फैक्टराइजेशन दिया हुआ है और आपने उसको इक्वेट किया 0 से, तो आपके जो रूट्स आएंगे वो रियल आ रहे हैं यहाँ पर इसमें। यही तो क्वेश्चन में बोला था। अब फर्स्ट के लिए आप चेक कर लो कि d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है यहाँ पर, -3 है, a क्या है 2 है, c क्या है 4 है, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 4 4 16, 32। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आ रही है, नेगेटिव। ठीक है ना, कितनी आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव से क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली हम थर्ड के लिए ट्राई करते हैं। क्या है इक्वेशन, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, 16 माइनस 60। ये भी आपकी क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव। यहाँ पर भी कैसे रूट्स आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसे रूट्स आ रहे हैं, सिर्फ आपको क्या फाइंड करना था यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये तो हमारा नेचर ऑफ रूट्स बताता है ना, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि हमारे यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल हैं, रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड। अदिति 9, आप क्या पूछ रहे हो, कहाँ पर 9 कैसे आया? अदिति आप अपना क्वेश्चन रिपीट करना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 आया है, जिससे हमें पता चल रहा है कि उसके रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो इसका आंसर सेकेंड पॉसिबल है। करेक्ट, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये एक बार आप ट्राई कीजिए। ठीक है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया है वैसे ही है, बस हमें यहाँ पर वैल्यूज बतानी है। ठीक है, ये आप कैसे सॉल्व करेंगे ये सब हमने स्टार्टिंग में बताया है। स्टार्टिंग के जो फैक्ट्स हैं उन्हीं को यूज करके ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक बार आप इसका आंसर बताइए, जल्दी से ट्राई कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। अदिति लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए, कौन सा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे हमें जो भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको फैक्टराइज कैसे करना होता है। ठीक है, एक मेथड है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, वो आप डायरेक्ट रखेंगे, आपका बस आपको वो इक्वेशन याद होना चाहिए। वो क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। करेक्ट, ये होता है। b क्या होता है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होता है, a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, d हमारा क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब जब हमारा यहाँ पर मॉड x दिया हुआ है, मैं सभी अभी डाटा एनालिसिस में हमने मॉड x का यूज किया था, तो क्या बोला था कि हम उसको दो कंडीशंस पे ब्रेक कर लेते हैं कि एक बार x ग्रेटर देन 0 होगा और एक बार x लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर भी हमने x को ग्रेटर देन 0 लिया। ठीक है,
तो फिर हमने इसको 7x को हम कैसे ब्रेक करें कि हमारा इंटू करें तो -7 आए, वो इंटू करें तो -18 आए और प्लस करें तो हमारा -7 आए। ठीक है, हमें ऐसा ब्रेक करना है। तो मैंने क्या ब्रेक किया, 9 को ब्रेक, -9, देखो -9 + 2 क्या बनता है मेरा, -7 बनता है। ठीक है, ये बनता है। ठीक है, -9 इंटू 2 कितना बनता है, -18 बनता है। ये भी मैं लिख सकती हूँ, -18 बनता है। ठीक है ना। तो फिर क्या किया मैंने, यहाँ से x को कॉमन लिया, x - 9 + 2, x 2 यहाँ से कॉमन लिया तो कितना बचा, x - 9 बचा। फिर क्या हुआ, यहाँ से x - 9 को कॉमन लिया तो कितना बचा, x + 2 बचा। इनको हमने इक्वेट कर दिया 0 से, तो एक बार x की वैल्यू -2 आई, एक बार x की वैल्यू = 9 आई। -2 को मैंने इसलिए नेग्लेक्ट किया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x इज ग्रेटर देन 0 ही हम पॉसिबल ले सकते थे, मतलब x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 ही पॉसिबल थी। पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसिडर कर सकते थे, नेगेटिव वैल्यूज कंसिडर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, x = 9 लिया और इसको नेग्लेक्ट कर दिया। सिमिलरली जब मैंने x < 0 के लिए किया, ऐसे फैक्टराइज किया, यहाँ पर मेरी वैल्यूज जो आई x = 2 आई और x = -9 आई। ठीक है, 2 वाली मैंने क्यों नेग्लेक्ट की, क्योंकि इस केस में मैंने x को लेस देन 0 लिया था, मतलब नेगेटिव वैल्यूज आनी चाहिए x की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इसको नेग्लेक्ट किया। तो क्या बचा, सिर्फ -9। तो 9 वो आया इस केस से और -9 आया इस केस से, तो इसके कितने रियल सॉल्यूशंस पॉसिबल है, 2 रियल सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा, 2 रियल सॉल्यूशंस। ओके, आप 5th क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आपने ट्राई किया तो आपका आंसर क्या आया। अदिति, आपका डाउट क्लियर हुआ। हम इस एग्जाम्पल 5th को एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि आपने कहाँ पर आप बीच में रुके हैं। आपने क्योंकि ऑप्शन नहीं बताया, कौन सा ऑप्शन आपका आया है एग्जाम्पल 5th का। देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कि जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन के रियल लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका क्या, आप सोच सकते हैं कि रियल लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं, तो मतलब इसके सोल्यूशन जो होंगे, जो रूट्स होंगे, वो रियल होंगे। करेक्ट, रियल होंगे। और हमें पता है कि इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, और हमें डिस्क्रिमिनेंट हमारा कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, जब भी रियल सोल्यूशन होते हैं, हमारे रियल रूट्स होते हैं, तब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो मैं इसमें भी यही ले लेती हूँ कि डी जो हमारा इस इक्वेशन का होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि इस इक्वेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं रियल रूट्स में। ठीक है ना, रियल रूट्स में, रियल लीनियर फैक्टर्स में, जैसे कि मतलब x - 2 x - 3, मतलब इसके सोल्यूशन जो लीनियर फैक्टर्स, मतलब इक्वेशन जैसे x² की फॉर्म में है पर वो x की फॉर्म में लिखी, मतलब x² से हमने ब्रेक किया x की फॉर्म्स में, तो वो लीनियर फैक्टर्स होंगे। और यहाँ पे वर्ड भी रियल होंगे, वो रियल लीनियर फैक्टर्स, मतलब ये टर्म रियल होगी। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो d है हमारा वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो आप देखो d क्या है, b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ z, तो 5², 4, a कितना है 3, c k is greater than equals to 0। 25 - 12k is equals to 0। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। k की जो वैल्यूज है वो कैसे होंगी, इन्होंने इनइक्वालिटी की फॉर्म में दी हुई है, तो आप देखो कैसे निकालोगे। आप इस 12k को आप इधर ले जाइए तो कितना होगा 12k, तो k is less than equals to 25/12। देखो ये आंसर कौन सा मिल रहा है हमें, सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, k is less than equals to 25/12। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, हमें एक इक्वेशन गिवन थी। आप इस ऐसे देखकर मत घबराना, क्वेश्चन को आप पूरा रीड कीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है और हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या हम पुट कर सकते हैं। करेक्ट, अब देखो आप यहाँ पर d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब उसके रियल रूट्स होते हैं, और यहाँ पर मेंशन है कि हमारा रियल लीनियर फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमारी क्या आया,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इक्वल क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हमारा d इक्वल्स टू 0 होता है तब क्या होता है, इक्वल रूट्स होते हैं, पर होते तो वो भी रियल ही है ना, तो मैंने इसलिए इक्वल भी कंसीडर किया। ग्रेटर देन में क्या होता है, रियल होते हैं, अनइक्वल होते हैं और रैशनल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इससे हमारी क्या इक्वेशन आई, k इज लेस देन इक्वल्स टू 25/12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जो क्वेश्चंस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कैसे पूछे जाते हैं, या तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जाती है, या फिर नेचर पूछा जाता है, या फिर हमें कुछ देंगे उसका मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में है कि लेट p एंड q be the roots of the quadratic equation x square minus alpha minus 2x minus alpha minus 1 is equals to 0. What is the minimum possible value of p square plus q square? ठीक है, पहले तो आप क्या क्या आपके पास यहाँ पर रूट्स हैं, इक्वेशन है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पहले आप वो फाइंड कीजिए, फिर हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये है इक्वेशन। ठीक है, इसमें जो b है हमारा, b क्या है यहाँ पर, माइनस, ये है माइनस अल्फा माइनस 2, c कितना है, माइनस अल्फा माइनस 1। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो कैसे होगा, p q दैट विल बी c अपॉन a। c कितना है यहाँ पर, माइनस अल्फा माइनस 1, a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट विल बी 1, तो ये हमारा p q हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर आप p प्लस क्यू निकालते हैं दैट विल बी माइनस b अपॉन a। माइनस b कितना होगा, माइनस b हमारा कितना हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी है और b की वैल्यू कितनी है, माइनस, तो कितना हो गया, अल्फा माइनस 2 हो गया। a कितना है, 1 है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर पी क्यू और p प्लस क्यू की वैल्यू आ गई। अब आप आगे क्वेश्चन रीड कीजिए, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब इन्होंने पूछा है कि क्या हमारी पॉसिबल वैल्यू होगी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की। देखो p स्क्वायर को हमें ऐसे ब्रेक करना होगा कि हमारे पास क्योंकि दो ही वैल्यूज है, p प्लस क्यू की और p क्यू की, क्या हम p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को कुछ ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि हम इन वैल्यूज को यूज कर सके, लिख सकते हैं। आप देखो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है, आप 2pq ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्ट भी कीजिए, क्योंकि जब आप इसको हटाएंगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ही बचेगा, करेक्ट। अब आप देखो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और 2pq को मिलाकर आप क्या लिख सकते हैं, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq, करेक्ट। p प्लस q आपके पास कितना दिया हुआ है, माइनस अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, pq कितना दिया हुआ है, सॉरी p प्लस q आपको अल्फा माइनस 2 दिया हुआ है, तो अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, pq कितना दिया हुआ है, माइनस अल्फा माइनस 1, तो मैं माइनस अगर कॉमन ले लेती हूँ तो माइनस अल्फा ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस 2 अल्फा प्लस 1। ठीक है, अब आपके पास जो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आया है वो क्या आया है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आया है आपके पास अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 2। अब आपको यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि सबसे छोटी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। पहले आप इसको और एक्सपेंड कीजिए, ठीक है, क्या हो सकता है, अल्फा स्क्वायर ऐसे हुआ, माइनस 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा प्लस 6। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या और एक्सपेंड कर सकते हैं ना। देखो 2 अल्फा 6 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, 1 प्लस 5। ठीक है, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से पता चलेगा कि आप कैसे किसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू 1 माइनस 2 अल्फा, तो क्या हो गया ये, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, करेक्ट। तो ये हमारा क्या बचा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक है,
अब आप देखिए यहाँ पर हमें जो वैल्यू निकालनी है वो मिनिमम निकालनी है, ठीक है। अब आपको सिर्फ वेरी जो वैल्यू करनी है वो अल्फा की वैल्यू वेरी करवा सकते हैं आप। 5 तो आएगा, आप देखो कि जो भी वैल्यू आएगी वो 5 आएगी या तो मिनिमम या 5 से ज़्यादा आएगी, पर हमें तो मिनिमम चाहिए ना 5। इसकी अगर सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं इसको 0 कैसे भी बना दूँ तो 5 होगी। अब कोई टर्म है +5 हो रहा है तो या तो वो p² + q² जो है वो ग्रेटर देन 5 होगा या इक्वल्स टू 5 होगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मिनिमम चाहिए हमें, तो हमें इसको 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अल्फा को इक्वल्स टू 1 रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, अल्फा को 1 रख देते हैं तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। अब आप बोलेंगे कुछ और क्यों नहीं रख सकते, आप 2 रख के देखिए। आपने 2 रखा तो इसकी वैल्यू जो p² + q² की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 6 आएगी। पर हमारी जब 5 भी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है तो हम 6 को क्यों लेंगे ना, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम 5 आ रही है यहाँ पर। तो अगर मिनिमम मुझको p² + q² का आएगा तो वो मेरा 5 आएगा, करेक्ट। क्यों आया ना, ये आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, थोड़ा आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन को कहाँ तक ले जाना है, कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे हमें, जैसे 6 को मैंने कैसे लिखा, 1 + 5 लिखा और फिर उसको फैक्टराइज कर दिया कि x - 1 का अल्फा -1 का होल स्क्वायर उसको लिख सकते हैं +5। फिर आप उस इक्वेशन को देखिए कि या तो इसकी वैल्यू हमारे ग्रेटर देन 5 होगी या इक्वल्स टू 5 होगी, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमारी इक्वल्स टू 5 ही आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा 5। p² + q² की मिनिमम वैल्यू हमारी 5 होगी, करेक्ट। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूंगी, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना ही होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना के पूछेंगे, जैसे ये वाला 6 क्वेश्चन था कि इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ओके। डायरेक्ट कभी नहीं आएगा। ऐसा होगा जैसे एज प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी, एज प्रॉब्लम से काफ़ी बार हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो हमें वो इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, इसलिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर भी रखा है कि आगे जो और क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें काफ़ी यूज़ होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं, डिस्टेंस एंड हाइट्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें सब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये सब यूज़ होती हैं, करेक्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप इतना करते हैं तो इतने से आपके क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाएंगे इजीली, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इतना ही, अगर आप इतना भी करते हैं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कल हम कॉन्टेस्ट, जो आज कॉन्टेस्ट 4 आपका अब एक्टिवेट हो जाएगा, आप कॉन्टेस्ट 4 जाकर अभी दे सकते हैं। कल हम उसके विनर्स अनाउंस करेंगे और हम कल उस कॉन्टेस्ट 4 का डिस्कशन भी करेंगे। तो आप कल की क्लास भी मिस मत करना और अभी जाकर आप कॉन्टेस्ट भी दीजिए, ओके। तो मिलते हैं कल, स्टे हैप्पी, ओके, ऑल द बेस्ट।